क्लास 10th साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर से पूछे जाने वाला विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में 2 नंबर से बहुत बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो करते हैं अब प्रश्न की शुरुआत। देख रहे हैं स्क्रीन पर, मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखिए। यानी मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में क्या अंतर है। तो उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। तो आप एक तरफ लिख दीजिएगा मनुष्य की आंख और दूसरे तरफ लिखिएगा फोटोग्राफी कैमरा। तो 1 नंबर दे करके लिखिएगा मनुष्य की आंख में यह सजीव है, और फोटोग्राफी कैमरे में लिखिएगा 1 नंबर दे करके यह निर्जीव है। 2 नंबर दे करके लिखिएगा मनुष्य की आंख में यह गोलाकार है, और फोटोग्राफी कैमरे में लिखिएगा 2 नंबर दे करके यह चौरस है। 3 नंबर दे करके लिखिएगा पेशियों की सहायता से इसकी उत्तलता को कम या अधिक किया जा सकता है। और 3 नंबर दे करके लिखिएगा फोटोग्राफी में इसकी उत्तलता को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। तो एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर को हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में निम्न अंतर है। निम्न यानी कि नीचे ऑप्शन बाय ऑप्शन यानी वैकल्पिक यानी छोटे छोटे नंबर में प्रश्न का उत्तर दिए गए हैं। निम्न मतलब यही होता है, ऑप्शन में आंसर दिए जाना। तो इधर लिख देंगे मनुष्य की आंख और इधर लिख देंगे फोटोग्राफी कैमरा। तो मनुष्य की आंख में लिखेंगे 1 नंबर दे करके यह सजीव है। यह सजीव है। और फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी कैमरा क्या है, निर्जीव है। 1 नंबर दे करके इसमें एक फोटोग्राफी कैमरा में लिख देंगे यह निर्जीव है। और मनुष्य की आंख गोलाकार होती है, फोटोग्राफी कैमरा यह चौरस होता है। मनुष्य की आंखें पेशियों की सहायता से इसकी उत्तलता को कम या अधिक किया जाता है। और फोटोग्राफी में 3 नंबर दे करके लिखिएगा इसकी उत्तलता को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है। अर्थात अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरण को अपसारित कर देता है। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि अवतल लेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका अवतल लेंस है, ये इस तरह से बना हुआ, ये आपका अवतल लेंस है। और जब ये प्रकाश की किरणें इस पे जा रहा है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें जब जा रहा है तो यहाँ पे फोकस पर पड़ने के बाद ये क्या होता है, किरण को फैला देती है। किरण को क्या करती है, फैला देती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप इस तरह से इमेज भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो वह क्या होता है, अपसारित कर देती है, यानी कि फैलती जाती है। तो इसलिए इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं।
तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें अपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरण को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी देख रहे हैं कि ये उत्तल लेंस इस तरह से बना हुआ है, उत्तल लेंस बना हुआ है और यहाँ से समांतर किरण जा रहा है। समांतर क्या जा रहा है? किरण जा रहा है। यहाँ से सभी समांतर किरण जा रहा है और ये सभी एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित कर देता है, यानी कि आपस एक बिंदु पर मिला देता है फोकस पर, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यह भी आपको प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आप लिखिएगा कि जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें समांतर अपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर जाकर के सभी किरण मिल जाता है, यानी कि अभिसारी हो जाता है, इसलिए अपसारित कर देती है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में भेद बताइए, यानी अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित माना कि दोस्तों नीचे ऑप्शन बाय ऑप्शन या नंबर बाय नंबर आपको उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धसे हुए सतह से होता है। और उत्तल दर्पण में लिखेंगे उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से होता है। आगे देखिए, अब 2 नंबर देकर के लिखेंगे इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में लिखेंगे इसमें सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर 3 नंबर देकर के लिखेंगे इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। और उत्तल दर्पण में लिखेंगे 3 नंबर देकर के इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर क्या है। तो एक बार हम प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में भेद बताइए, भेद यानी अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ लिखिएगा अवतल दर्पण और एक तरफ लिखिएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में 1 नंबर देकर के लिखिएगा अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धसे हुए सतह से होता है। उत्तल दर्पण में लिखिएगा उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से होता है। फिर अवतल दर्पण में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में लिखिएगा 2 नंबर देकर के इसमें सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल दर्पण में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। और उत्तल दर्पण का इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, 1-2 बार आप भी पढ़ लें तो याद हो जाएगा और परीक्षा में जब आए तो आराम से अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं और 2 नंबर के लिए निश्चित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। इससे पहले आप उत्तर देकर के लिखिएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर मतलब दोस्तों बता दिए हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न के उत्तर की ओर। प्रश्न है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न को कह रहा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखिएगा वास्तविक और आभासी
प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तो निम्नलिखित मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा। तो इधर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर दे करके लिखिएगा किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आभासी में लिखिएगा, आभासी प्रतिबिंब में जब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है। और इसमें दूसरा नंबर दे करके लिखिएगा यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर वह मिलता है वहाँ बनता है। जहाँ मिलता है वह वहाँ बनता है। अगला आगे लिखिएगा 3 नंबर दे करके यह सदैव उल्टा होता है, यह सदैव उल्टा होता है। और इसमें 3 नंबर दे करके लिखिएगा यह सदैव सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में 3 नंबर दे करके लिखिएगा यह सदैव उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब में 3 नंबर दे करके लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। और 4 नंबर दे करके लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर में लिखिएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब में लिखिएगा किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। और फिर दूसरा नंबर दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब में 2 नंबर दे करके लिखिएगा यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है। और फिर आगे लिखिएगा 3 नंबर दे करके वास्तविक प्रतिबिंब में यह सदैव उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब में लिखिएगा 3 नंबर दे करके यह सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में 4 नंबर दे करके लिखिएगा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसे भी अच्छे से। अब अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारण से इसका उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारण से इसका उपयोग पार्श्व दर्पण
के रूप में किया जाता है? पास्ट इज द प्रेजेंट कि पीछे का देखने के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जो आपके मन में है वह कमेंट में ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।